एक कंफ्यूजन हमेशा रहता होगा कि इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। क्या हम छोटे छोटे अमाउंट से कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करें, जैसे 500 या 5000 रुपए पर मंथ जिसे हम SIP कहते हैं, या फिर पैसों को सेव करके एक बड़ा अमाउंट जैसे 5000 या 5 लाख रुपया एक साथ राइट टाइम पे इन्वेस्ट करें जिसे हम लमसम कहते हैं। तो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या, SIP या लमसम? दोस्तों इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो से एकदम क्लियरली मिलेगा और हम ये भी जानेंगे कि इन्वेस्ट करने का राइट टाइम कब होता है और कौन सी स्ट्रेटेजी किन लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगी। और इसके साथ में ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग इनमें काम कैसे करता है हम ये भी जानेंगे, जिसमें हम CAGR और IRR के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और दोस्तों ये सब चीज मैं आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, एग्जांपल्स और स्टोरीज के साथ, ताकि एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी ये फाइनेंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स एक ही बार में बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 स्टोरी सुनाऊंगा जिससे हम ये दोनों इन्वेस्टमेंट मेथड को अलग अलग तरह से एनालाइज करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस एक वीडियो से आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज काफी ज्यादा इंप्रूव होगी और अपनी लाइफ टाइम में आप इससे लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरू कर दे। तो दोस्तों ये 1992 की बात है। लकी और मोंटी दोनों दोस्त थे, इनकी शादी हो चुकी है, ये दोनों कुछ सालों से एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो एक दिन इनकी कंपनी से इनको बोनस मिलता है। तो मोंटी टीवी पे न्यूज देख रहा था कि कैसे स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा कमा के अमीर बन रहे हैं। तो वो फौरन अपने एक ब्रोकर फ्रेंड को कॉल करता है, जो उसको बोलता है कि उसे वीडियोकॉन कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका शेयर प्राइस पहले 8 रुपए का था, लेकिन अब ये 50 रुपए का हो गया है। तो उसका 1 लाख रुपया कुछ ही महीनों में 2-3 गुना ग्रो हो सकता है। तो इसीलिए मोंटी यहाँ पे अपना सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करता है, जो होता है वीडियोकॉन कंपनी का स्टॉक, और उसमें वो 1 लाख रुपया डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता है, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट। और ये बात वो अपने फ्रेंड लकी से भी कहता है कि उसने हाल ही में एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया जब इसका प्राइस 50 रुपए पे था, और अभी उसके इन्वेस्ट करने के बाद ये 55 रुपीज में पहुंच गया है। लेकिन लकी को इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लगती है और इसीलिए वो कुछ इन्वेस्टमेंट की बुक्स रीड करता है, जिसको समझकर वो ये डिसाइड करता है कि वो एक म्यूचुअल फंड में SIP करेगा। तो लकी वहाँ पे 1000 रुपए की SIP सेट करता है एक सिंपल से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, जिसका रिटर्न सेंसेक्स इंडेक्स जितना होता है। लेकिन दूसरी तरफ मोंटी देखता है कि उसका स्टॉक काफी स्पीड में ऊपर जा रहा है, तो ये देख के वो और ज्यादा इन्वेस्ट करने का प्लान करता है। तो लकी को देख के वो अपना दूसरा इन्वेस्टमेंट जल्दी से कर लेता है, जो होता है 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में, और यहाँ पे भी वो एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट करता है। तो मोंटी ने अभी तक टोटल 3 लाख और 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में, और लक्की ने सिर्फ 1000 रुपए की मंथली SIP सेट की है एक सिंपल से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। अब मोंटी ने SIP सेट इसीलिए नहीं की क्योंकि उसे लगता है कि एक बार जब आपने SIP सेट कर दी तो आपको EMI की तरह उसे हमेशा पे करते रहना पड़ता है। और दोस्तों कमिटमेंट देना किसको पसंद है, क्या पता फ्यूचर में हमारे पास पैसे हो ना हो। लेकिन दूसरी तरफ लक्की को ये बात अच्छे से पता थी कि SIP आप जब चाहो तब स्टॉप कर सकते हो, और जितना भी अमाउंट आपका उसमें इन्वेस्टेड होता है वो ग्रो होते रहता है। अब दोस्तों हम फास्ट फॉरवर्ड करते और 2017 में आते जब ये दोनों रिटायर होते। तो मोंटी ने जिस स्टॉक में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो वो अब एक पेनी स्टॉक बन चुका है, क्योंकि उस टाइम पे 1992 में हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पे वो एक हॉट स्टॉक बन चुका था। तो शॉर्ट टर्म में उससे लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन अभी उसके स्टॉक पोर्टफोलियो की वैल्यू 0 है। और उसने जो 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे वो उसने अप्रैल 1992 में किए थे, जब स्टॉक मार्केट अपने पीक पे था, जब हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था। तो वो टाइम पे सेंसेक्स 4200 पॉइंट्स पे था और 2017 तक सेंसेक्स 29000 पॉइंट्स पे पहुंचा, जिसकी वजह से उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे 7 गुना रिटर्न्स मिला। मतलब उसका 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी 14 लाख में ग्रो हो चुका है। अब दोस्तों ये आपको सुनने में शायद अच्छा लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि उसे ये रिटर्न्स कमाने में 25 साल लगे 1992 से 2017 तक, तो इसीलिए उसका कंपाउंडेड रिटर्न सिर्फ 8% का होता है। जैसा कि हम इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, अगर आप गूगल पे जाके CAGR कैलकुलेटर सर्च करोगे, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो आपको ऐसा कोई कैलकुलेटर दिखेगा। तो जैसा कि 1992 में सेंसेक्स 4200 पॉइंट्स पे था और फिर 2017 तक सेंसेक्स 29000 पॉइंट्स पे पहुंचा, तो आपका रिटर्न 8% का होता है, जो बहुत ही बुरा है। लेकिन दूसरी तरफ लक्की ने जो 1000 रुपए की SIP सेट की थी, तो उसकी वजह से वो 25 सालों में टोटल 3 लाख रुपए अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर लेता है, और वो 3 लाख रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 32 लाख में ग्रो हो जाता है, जो होता है 15% का रिटर्न। अब दोस्तों अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो दोनों ने सेम टाइम पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और दोनों ने ही सेम 25 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन एक को 8% का रिटर्न मिला और दूसरे को 15% का। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर आप लोगों से मैं एक बात यहाँ पे पूछूं कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, SIP या लमसम, तो आप सभी SIP को बेस्ट ऑप्शन कहोगे। लेकिन अब हम दूसरी स्टोरी देखते हैं जहाँ से हमें एक दूसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग नजरिया देखने मिलेगा, और फिर हम दोनों स्टोरीज के लेसन्स को एनालाइज करेंगे। तो अब हम 1992 से 15 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करते और 2008 में आते। इस स्टोरी में हम रॉकी और सनी से मिलते हैं।
तो रॉकी को उसके डैड 2 लाख रुपए देते एक न्यू रॉयल इनफील्ड बाइक खरीदने के लिए, और सनी को भी 2 लाख रुपए उसके डैड से मिलते। तो सनी यहाँ पे पहली फुर्सत में 1,90,000 की एक बाइक खरीद लेता है। तब उसके डैडी उससे कहते कि देख, तुझे बचे हुए 10,000 रुपए को कहीं पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, और क्योंकि तेरा जॉब लग गया है तो तुझे कोई FD या SIP कर लेनी चाहिए। तो सनी यहाँ पे समझदारी के साथ एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए की SIP सेट कर लेता है। और दूसरी तरफ जब रॉकी बाइक खरीदने के लिए घर से निकलने वाला होता है, तब वो देखता है कि उसके डैडी टीवी पे न्यूज देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया है और बहुत लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। लोग देश की हालत देख के बहुत डर रहे हैं। सेंसेक्स 50% नीचे गिर चुका है और लोगों को लग रहा है कि ये और ज्यादा नीचे गिरेगा। अब क्योंकि रॉकी के घर पे स्टॉक मार्केट की बुक्स पहले से ही थी और उसने एक वॉरेन बफे की लाइन भी रीड की थी कि द सीक्रेट टू गेट रिच इज टू गेट ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। तो तब रॉकी डिसाइड करता है कि वो उसका बाइक खरीदने का प्लान पोस्टपोन करेगा। फिर वो अपने मोबाइल पे थोड़ी रिसर्च करता है और अच्छे स्टॉक ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। और फिर फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो रॉयल इनफील्ड की बाइक खरीदने जा रहा था, तो क्यों ना मैं इसी कंपनी के शेयर्स की रिसर्च करूं, क्योंकि यंगस्टर्स के बीच इस बाइक का एक अलग ही क्रेज है। अब दोस्तों 10 साल पहले अगर हमें स्टॉक्स में रिसर्च करनी होती थी तो हमें कंपनी की बोरिंग PDF रिपोर्ट्स को पढ़ के समझना होता था, लेकिन अब हमारे पास ये स्टॉक स्क्रीनर्स है, जैसे ये tickertip.in, जहां से हमारा ये स्टॉक रिसर्च का प्रोसेस काफी इजी हो जाता है। और फिलहाल इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जहां आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा इनके प्रो वर्जन पे, जहां हमें और ज्यादा डिटेल एनालिसिस मिलती है। तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो घर बैठे बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करने की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रॉकी रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी एशर मोटर्स के ऊपर रिसर्च करता है और उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले उसको इस कंपनी के 4,000 शेयर्स मिलते हैं, क्योंकि 2008 में इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 25 रुपए के आसपास था। और बाकी के 1 लाख रुपए वो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेता है, ये सोच के कि अगर उसका स्टॉक इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो उसकी पूरी सेविंग्स खत्म नहीं होगी। तो बेसिकली डाइवर्सिफाई करने के लिए वो एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लेता है। और उसने यहाँ पे कोई भी SIP सेट नहीं किए, मतलब जब भी उसकी सैलरी आ रही थी तो वो उसे पूरी तरह एंजॉय कर रहा था और कोई भी सेविंग्स नहीं कर रहा था। और ये देख के सनी मनी मन सोचता था कि ये तो आज मजे कर रहा है, लेकिन इसे फ्यूचर में पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। तो अब हम 10 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करते और 2018 में आते और देखते हैं कि इन दोनों ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो सबसे पहले हम सनी की बात करते हैं। उसने 10 साल में यानी 2008 से लेकर 2018 तक 5-5 हजार की मंथली SIP के जरिए टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उसे बीच में काफी बार मन किया कि वो अपनी SIP को रोक दे, क्योंकि मार्केट कंडीशन बीच बीच में खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने डिसिप्लिन के साथ अपनी SIP चलने दी। और अभी उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10.3 लाख की है, मतलब उसे 4 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला, जो होता है सिर्फ 10% का रिटर्न। अब हम बात करते हैं रॉकी की। तो रॉकी ने जो 1 लाख रुपए डाइवर्सिफाई करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे, उसकी वैल्यू अब 4 लाख रुपए की होती है, क्योंकि 2008 में सेंसेक्स 9,000 पॉइंट्स पे था और 2018 तक ये 37,000 पॉइंट्स पे पहुंचा, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना ऊपर गया। तो ये होता है 15% का रिटर्न। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो दोनों ने सेम टाइप की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और दोनों ने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन सनी को SIP से सिर्फ 10% का रिटर्न मिला और रॉकी को लमसम से 15% का। तो यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया? पहली स्टोरी में SIP से अच्छा रिटर्न मिला था, अब SIP का परफॉर्मेंस बुरा कैसे हो गया? तो इसका रीजन ये है कि रॉकी ने एक साथ अपना पूरा पैसा बेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, मतलब यहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये एग्जैक्ट बॉटम है और एंड पॉइंट हमारा ये है। तो स्टार्ट से एंड तक ये 15% का एनुअल रिटर्न होता है, जिसे हम CAGR कहते हैं। लेकिन सनी ने जब मार्केट क्रैश हुआ था और वो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम था, तो उसने वो टाइम पे सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। फिर अगले महीने जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ तो SIP के जरिए उसने फिर से 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, और इसी तरह जब मार्केट ऊपर जाता रहा तो उसकी SIP के जरिए उसके 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट होते गए। तो इसीलिए रॉकी के मुकाबले उसने अपने म्यूचुअल फंड्स को बाय करने के लिए ज्यादा प्राइस पे किया। तो ये जो सनी का 10% रिटर्न था, इसे हम IRR कहते हैं, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब आपके इंटरनली जितने भी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हुए, ये उसका एक एवरेज निकालता है। क्योंकि SIP में हमेशा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि आप हर महीने बाइंग करते हो, तो इसीलिए इसमें हमेशा IRR कैलकुलेट होता है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में हमेशा CAGR कैलकुलेट होता है। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट स्टोरी में समझेंगे, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि अगर सनी ने बुरे मार्केट कंडीशन में डर के अपनी SIP स्टॉप की होती और सिर्फ तभी अपनी SIP कंटिन्यू रखी होती जब मार्केट अच्छा कर रहा था, तो उसको 10% से भी कम रिटर्न मिलता, 6% या 5% या शायद उससे भी कम। अब दोस्तों इससे पहले कि आप अपनी SIP स्टॉप करो, इसका एक बहुत ही स्पेशल पावर होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रॉकी के स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो रॉकी ने जो एशर मोटर्स के शेयर्स लिए थे, उससे उसकी जिंदगी बदल गई।
क्योंकि वो कंपनी का शेयर 25 रुपए से ग्रो होके 2018 तक ऑलमोस्ट 3000 रुपए पे पहुंच गया। यानी 10 साल में 110 गुना ग्रो हो गया, जिससे उसकी 1 लाख रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 1.1 करोड़ में ग्रो हो गया। और अब उसको जो छोटा सा 1% का डिविडेंड मिलता है वो उसके जरिए हर साल एक नई बाइक खरीद सकता है। अब दोस्तों, अगर रॉकी ने इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया होता, यानी SIP की तरह, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न कम होता, क्योंकि ये स्टॉक तो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला लेसन ये है कि अगर आप एक बड़ा अमाउंट किसी स्टॉक में एक साथ इन्वेस्ट करते हो, यानी लमसम, तो इसमें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी होता है, जो रॉकी को एक राइट टाइम पे एक हाई क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करके मिला। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है, जैसे मोंटी को एक हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट करके ये सबक मिला कि आपका सारा पैसा यहाँ पे जीरो हो सकता है। तो ये था हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला और सबसे बेसिक लेसन कि स्टॉक में लमसम इन्वेस्टमेंट करने से या तो आप जीरो बनोगे या फिर आप हीरो बन सकते हो, मतलब अपनी लाइफ टाइम की वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड लेसन की। तो अगर आप SIP करते हो किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में, तो लॉन्ग टर्म में उसमें आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे, ऐसा होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक साथ 40-50 स्टॉक के बास्केट में डाइवर्सिफाई करते हो और उसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग को भी डाइवर्सिफाई करते हो, मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन प्लस टाइम डाइवर्सिफिकेशन। तो ये डबल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, जिसकी वजह से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और इसीलिए आपका रिटर्न भी बहुत बोरिंग होता है, जैसे 10% से 15% के बीच। अब ये गारंटी नहीं है, लेकिन पास्ट के हिसाब से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है। लेकिन फिर भी FD से और दूसरी फिक्स्ड इनकम वाली पॉलिसी से आपको अच्छा ही रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों ही स्टोरी में SIP करने वालों को लॉस नहीं हुआ। पहली स्टोरी में मोंटी को हॉट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके काफी ज्यादा लॉस हुआ, तब SIP करने वाला हीरो बन गया। लेकिन दूसरी स्टोरी में रॉकी ने जो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था वो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आपको इतनी नॉलेज और राइट टाइम पे उतना पैसा चाहिए। तो इसीलिए उसके सामने SIP थोड़ा फीका पड़ गया। तो इसीलिए SIP की खास बात यह है कि अगर आप बिल्कुल गलत टाइम पे भी SIP स्टार्ट कर लेते हो, जब आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे बिल्कुल मार्केट के पीक पे, और फिर उसके बाद मार्केट क्रैश आता है, तो भी आपका कुछ खास नुकसान होगा नहीं, क्योंकि आपने SIP अभी बस स्टार्ट की है। आप एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना अभी शुरू कर रहे हो, तो जब फ्यूचर में मार्केट क्रैश होगा तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको डर लगता है कि फ्यूचर में मार्केट क्रैश होने वाला है, तो वो टाइम पे भी आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश नहीं हुआ और ऊपर जाता गया तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो दोस्तों, ये था हमारा इस वीडियो का सेकंड लेसन कि SIP का सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि क्योंकि आप इसके थ्रू ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हो, तो SIP के कोई इमोशंस नहीं होते। तो बुरे मार्केट, अच्छे मार्केट, ये हर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो इसीलिए SIP स्टार्ट करने का कोई भी सही या गलत टाइम नहीं होता है, आप इसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो इसका मैं आप लोगों को एक काफी शॉर्ट और सिंपल आंसर देता हूँ कि अगर आपको डाउट है कि आपको किसी म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहिए या लमसम, तो आप हमेशा SIP चुनो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करने से आपको बहुत ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिल सकता। आपको यहाँ पे मुश्किल से 2-3% का ही डिफरेंस मिलेगा, जैसे 10 से 15% के बीच। तो जब एक अच्छा मौका आएगा लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपके मन में डाउट रहेगा ही नहीं। जैसे अगर मार्केट क्रैश हो गया और आपको पता है कि ये एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, तो आप वो टाइम पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों, फाइनली हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, वो है कि स्टॉक्स में SIP करना कैसा रहेगा। तो इसको भी हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के एग्जांपल से समझते हैं। तो अब हम 2017 में आते हैं और वापस रॉकी और सनी की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो सनी रॉकी से कहता है कि यार, तूने स्टॉक मार्केट से इतना अच्छा पैसा कमा लिया, तो मुझे भी कभी कभी कोई स्टॉक की टिप दे दिया कर, ताकि मैं भी तेरे साथ इन्वेस्ट कर लूंगा। तब रॉकी कहता है कि देख, अभी मैं 2 न्यू स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने जा रहा हूँ। ये दोनों स्टॉक्स में मैं कम से कम 5 साल तक तो इन्वेस्ट करूंगा ही, और मुझे इनमें अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। एक है टाटा मोटर्स और दूसरा है नेस्ले। तो ये स्टॉक की टिप मिलते ही सनी फौरन अपने घर पे जाता है और इनमें इन्वेस्ट करने का सोचता है। तो सबसे पहले वो ये देखता है कि नेस्ले का स्टॉक तो 7,000 रुपए का है, ये तो बहुत ही महंगा है, शायद ये फ्यूचर में सस्ता होगा। तो वो हर महीने इसके 1-2 स्टॉक बाय करने का प्लान करता है, ताकि जब ये सस्ता होगा तब वो इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। और दूसरी तरफ वो ये देखता है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक तो बहुत सस्ता है, ये तो 500 रुपए से भी कम का है, तो वो फौरन इसमें अपनी ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर देता है। फिर जब 5 साल बाद सनी रॉकी से मिलता है, तो उसे कहता है कि यार, तेरी स्टॉक टिप से मुझे इतना खास प्रॉफिट हुआ ही नहीं, मुझे तो इन 5 सालों में सिर्फ टोटल 20% का ही रिटर्न मिला है। तो ये सुन के रॉकी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसको तो वही 2 स्टॉक से ऑलमोस्ट 150% का प्रॉफिट मिला है, मतलब उसके पैसे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा ग्रो हो चुके हैं। तो जब रॉकी सनी के बाइंग और सेलिंग के ट्रांजैक्शन को थोड़ा डिटेल में देखता है, तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या। तो दोस्तों, अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, तो हमें पिछले 5 साल में इससे सिर्फ 4% का रिटर्न मिला है, जो एक बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है। आपको सेविंग्स अकाउंट में हर साल 4% का रिटर्न मिलता है, लेकिन ये इसका लमसम रिटर्न है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रिटर्न।
इसी स्टॉक में अगर आपने SIP की तरह इन्वेस्ट किया होता तो आपको उसी टाइम पीरियड में 100% की भी ऊपर का रिटर्न मिलता। अब अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि ये कैसे हुआ, तो इसका मैं आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो 2-3 साल पहले क्रैश के बीच ये स्टॉक काफी नीचे गिर गया था। तो अगर आपने SIP की तरह इन्वेस्ट किया होता तो उसके जरिए आपने ये लो प्राइस का भी फायदा उठा लिया होता और सस्ते प्राइस पे बाय किया होता, क्योंकि ये भले एक अच्छी कंपनी है लेकिन 2017 में ये थोड़ी सी ओवर वैल्यूड थी। तो रॉकी इसमें एक छोटी क्वांटिटी से बाय करके सिर्फ ट्रैक करने का प्लान कर रहा था, और जब बीच में मार्केट क्रैश हुआ तो उसने इसकी बहुत सारी क्वांटिटी बाय की और इसीलिए उसको इसी एक स्टॉक से 200-300% का प्रॉफिट मिला। और दूसरी तरफ रॉकी ने नेस्ले में एक साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वो पिछले 10 साल से इस कंपनी का वेट कर रहा था कि कब ये अच्छे वैल्यूएशन पे मिले ताकि वो इसे बाय कर सके। और फाइनली जब मैगी क्राइसिस की वजह से 2015 में एक कंपनी प्रॉब्लम में फंसी तो इसका शेयर प्राइस नीचे गिर गया था और फिर 2017 तक ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। तो उस टाइम पे ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो ऐसे टाइम पे एक वन टाइम यानी लमसम इन्वेस्टमेंट करना परफेक्ट होता है, क्योंकि दोस्तों ये एक हाई क्वालिटी का FMCG स्टॉक है जो पिछले 20-30 सालों से हमेशा ओवर वैल्यूड रहा है। तो जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो उस टाइम पे इसमें SIP करना इतना स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। तो इसीलिए अगर हम इसी कंपनी का 5 साल का लमसम रिटर्न देखेंगे तो ये 160% का होता है, लेकिन इसी 5 साल में SIP का रिटर्न सिर्फ 38% होता है, जो IRR होता है, मतलब आपका इंटरनल रिटर्न, क्योंकि आपने अच्छे टाइम पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था। तो बेसिकली रॉकी ने नेस्ले में लमसम इन्वेस्टमेंट किया और टाटा मोटर्स में SIP की तरह, जिसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो वही 5 साल में 2-3 गुना ऊपर चला गया, मतलब 200-300% ऊपर। लेकिन सनी अपना टिपिकल बिगिनर माइंड यूज करके इसका उल्टा करता है और अच्छे स्टॉक की टिप मिलने के बाद भी सिर्फ 20-30% का रिटर्न कमा पाता है। तो दोस्तों ये उन बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स में से एक है जो न्यू इन्वेस्टर्स कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बिगिनर माइंड हमेशा ऑपोजिट काम करता है। तो इसीलिए आप लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूल जाना, ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। और दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए एक स्टॉक मार्केट का कोर्स लेके आने वाला हूँ, जहां हम कंपनी एनालिसिस से लेके वैल्यूएशन सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए होगा जिनको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। इसकी डिटेल्स में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो और उनको भी एजुकेट करो।